इसके बाद जो है आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का मुकदमा आता है। ये एक और नई बात थी देश के अंदर, ये एक और चीज थी। देखो, आजाद हिंद फौज का जो विचार है वो सबसे पहले आता मोहन सिंह के दिमाग में, ठीक है। और ये थे कौन? ये थे ब्रिटेन की जो भारतीय सेना है उसमें एक अधिकारी के पद पे काम करते थे। इन्होंने कहा कि हम एक अपनी आजाद हिंद फौज बनाते हैं अंग्रेजों से अलग होकर, और 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन कर दिया गया, ठीक है। 1 सितंबर 1942 को पहली डिवीजन बनाई गई, और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिंगापुर पहुंचते हैं, ठीक है। उनको आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति यानी कि जनरल बना दिया गया कि आजाद हिंद फौज के जनरल कौन होंगे, किसकी गाइडलाइन में काम होगा, तो वो सुभाष चंद्र बोस बन गए। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी कि भाई स्वतंत्र भारत है और एक अस्थायी सरकार हम बना रहे हैं, और 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने ये घोषणा कर दी। जर्मनी, जापान जो थे, या फिर जो उनके समर्थक है, जर्मनी और जापान के जो समर्थक देशों ने जो है इस सरकार को मान्यता दे दी कि भाई सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मान्यता देते हैं और इनकी सरकार जो है वो भारत सरकार मानी जाएगी। तो इस सरकार ने जो है मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी कि भाई हम जो ये अलाइड कंट्रीज हैं इनके साथ हम युद्ध करेंगे, ठीक है। और जर्मनी, जापान का इन्होंने सहयोग करना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने एक रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी, जो महिलाओं की एक रेजिमेंट थी, यानी कि महिलाएं भी इनकी सेना में थी, ठीक है। और आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड और बनी थी, कुल मिलाकर के 4 ब्रिगेड बनी हुई थी। एक ब्रिगेड रानी झांसी रेजिमेंट थी, उसके अलावा 3 ब्रिगेड और थी। 3 ब्रिगेड में नाम थे, एक तो सुभाष ब्रिगेड, दूसरा उनके बहुत ही प्रिय मित्र दोस्त नेहरू ब्रिगेड, और तीसरा उनके जो है वो गांधी ब्रिगेड उन्होंने बनाई, गांधी जी को आगे रख करके उन्होंने बनाया, ठीक है। यानी कि ये सब लोग का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग देश में लड़ रहे हैं, बाहर लड़ रहा हूं, लेकिन ये लोग अच्छे हैं, इसलिए ये ब्रिगेड जो हम इन्हीं के नाम पे बनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने वहीं से सिंगापुर से किनारा दिया कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया, रेडियो पे आए, ठीक है, और रेडियो पे बोला, गांधी जी को संबोधित किया और कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, याद रखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा देने वाले या राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम इस युद्ध में जीत हासिल करके भारत को एक नया राज्य बनाएंगे, ठीक है। जापान की सेना जो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार एंट्रीम गवर्नमेंट बनाई ली थी, तो जापान की सेना ने क्या किया, वो सारा का सारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। अंडमान का नाम रखा गया शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम रखा गया स्वराज द्वीप। ये नाम रखे गए अंबेडकर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग मणिपुर में फहराया गया, यानी कि मणिपुर तक ये लोग पहुंच गए हैं, मणिपुर तक इनकी सेना पहुंच गई है, और भारतीय राष्ट्रीय सेना जो थी उसका झंडा फहराया गया मोइरांग में, मणिपुर में, ठीक है। 1945 में क्या हुआ कि जापान युद्ध में हार गया। 9 अगस्त को युद्ध में जो है उसके ऊपर बम गिराया गया, और 11 अगस्त को समर्थन कर दिया, उन्होंने समर्पण कर दिया, ठीक है। और आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जो है जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो भारत की सेना भी नहीं लड़ सकती थी, तो उन्होंने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट है भारत के अंदर, उन्होंने आजाद हिंद फौज को, आजाद हिंद फौज में जो सैनिक थे वो कौन थे, वो सारे वही सैनिक थे जो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ करके अपनी सेना बनाई अलग से और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये तो गद्दार हैं, इन गद्दारों के खिलाफ तो युद्ध मुकदमा चलाएंगे हम, ठीक है, ये तो हमारे देशद्रोही हैं। उन्होंने अपने देश के खिलाफ समझा इसको, तो लाल किले पे 1945 में मुकदमा चलता है, ठीक है। और इसी मुकदमे को जो है हम आजाद हिंद फौज मुकदमा भी बोलते हैं। 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के
आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर जो है सरकार के प्रति निष्ठा, सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर कि भी तुमने सरकार के प्रति निष्ठा नहीं रखी, तुमने लॉयल नहीं रहे, इसके लिए लाल किले पे उनके ऊपर मुकदमा चलाने का डिसीजन लिया, उनके ऊपर मुकदमा चला। सरकार के इस डिसीजन के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। क्या हुआ? पूरे देश में एक आंदोलन शुरू हो गया और कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए, देखो एक बात ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि कांग्रेस कांग्रेस जो है वो सुभाष के खिलाफ थी या सुभाष ने जो आर्मी बनाई उसके खिलाफ थी। वैचारिक मतभेद थे सारे, सही में देखा जाए तो वैचारिक मतभेद जो हैं वो दिख रहे थे सारे के सारे, लेकिन आपस में किसी तरीके का मनभेद नहीं था। सब सोच रहे थे वो भी लड़ रहा है, मैं भी लड़ रहा हूं, और भी लड़ रहे हैं। उन्होंने वो तरीका अपनाया, मैंने ये अपनाया। तो उसमें हुआ क्या कि देश के इन सिपाहियों पे जो लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे, तो इनके ऊपर मुकदमा चला। देश में एक सिंपैथी की लहर चल पड़ी इनके लिए, ठीक है। पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए कि भाई सरकार जो है वो हमारे ही लोगों पे मुकदमा चलाएगी, हमेशा इनकी सेवा की, इनकी सेना चलाई, ठीक है, अब ये हमारे लोगों पे मुकदमा चलाएगी। तो अपने सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया। कांग्रेस ने किया, याद रखिएगा, किसी और ने नहीं। किसने किया? कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के जो सिपाही पकड़े गए थे उन सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया। और बचाव पक्ष में बहुत सारे वकील आए, जिसमें भूला भाई देसाई प्रमुख रूप से थे, और उनके साथ में कुछ और लोग भी थे जो सहयोग में थे, तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ये लोग भी चाहते थे कि आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाना है। अदालत में बहस की गई और बहस होने के बाद जो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही हैं, सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लो, श्री प्रेम सहगल, शहनवाज खान, इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया और फाइनली इनको जो कोर्ट मार्शल हो गया इनका, और कोर्ट मार्शल में इनको दोषी पाया गया। लेकिन देश में ऐसी लहर चल रही थी और लाल किला मुकदमे पे जब सजा के लिए इनको भेजा गया, भी इनकी सजा हो रही है, लाल किले पे इनकी सुनवाई हो रही थी, आप देश की भीड़ देखेंगे तो अनुमान नहीं लगा सकते कि उसमें पे लोग इतने इकट्ठे कैसे हो गए। लाल किला उसमें पे खुला सुनसान हुआ करता था, वहां पे मुकदमा चल रहा है, लोगों ने लाल किले को घेर लिया, इतनी भीड़ हो गई। अंग्रेज इस बात को समझ गए कि ये कंट्रोल करना आसान नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको फांसी तोड़ोगे या कुछ और करोगे। अंग्रेजों को ये पता था कि अब तुमको यहाँ से जाना है, क्यों यहाँ से खामखा बुराई लेकर के या पिट छत के जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए लॉर्ड वेवेल जो इस बात को समझ गए, जो उसमें वायसराय थे, तो इन परिस्थितियों को भांपते हुए उन्होंने क्या किया, इन लोगों के जो दंड था, इनको जो सजा दी गई उसको माफ कर दिया, उसको क्षमा कर दिया गया, ठीक है, उसको मुक्त कर दिया गया और इसीलिए जो उनको एक बाहर निकाला गया। ऐसा ही एक सीन आप लोग देखते हैं क्रांतिवीर फिल्म में। क्रांतिवीर फिल्म आपने नाना पाटेकर की देखी होगी कि नाना पाटेकर को फांसी पे लगा रहे हैं लेकिन लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं, ये वैसा ही कुछ था। और वो सीन जो कुछ वैसा ही वहां से उठाया हुआ सीन लगता है कई बार कि भाई वहां पे मुकदमा चल रहा है, व्यक्तियों को फांसी हो रही है और लोग आकर के इकट्ठे हो गए, ठीक है, लेकिन तुरंत फांसी जो है वो कैंसिल कर दी जाती है लोगों की सिंपैथी को देखते हुए, और इसीलिए जो है ऐसे नाना पाटेकर की भी फांसी कैंसिल हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो ये था आजाद हिंद फौज का मुकदमा।